हादसा हुआ है। 3 वाहन आपस में टकरा गए। जोरदार टक्कर थी, भीषण टक्कर थी। इस हादसे में एक युवक ने अपनी जान गंवा दी है, एक अन्य है जो घायल है। भिवाड़ी के पास ये हादसा हुआ। अलवर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर बेहद भयावह थी। एक युवक ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, वहीं एक अन्य घायल है। एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पे पहुंचा। मोटरसाइकिल पर जो 2 व्यक्ति घायल थे उनको हॉस्पिटल रवाना करवा दिया और गाड़ी साइड में करवा दी है, जिनको चौकी पे ले जाया जाएगा और एक्सीडेंट किस कारण से हुआ है उसकी जांच की जा रही है। दुर्घटना स्थल की कुछ तस्वीरें हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही वो वाहन भी जो आपस में टकराए हैं। हादसे की मुख्य वजह क्या रही है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन रफ्तार एक कारण हो सकता है, कोहरा एक कारण हो सकता है, क्योंकि मौसम ने भी अचानक प्रदेश में करवट ली है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ऐसे में हादसे की खबर सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, हादसे की वजह सामने आई है? बाइक को बचाने के चक्कर में जो कार चालक है, तेज गति में कार चालक ने बाइक को टक्कर मारी। उसके साथ में जैसे ही उसने दूसरी साइड में जब कार गई तो वो दूसरी पीछे से जो गाड़ी आ रही थी कार, वो उसमें जा भिड़ी। तो लगातार एक के बाद एक 3 वाहनों में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से जो बाइक सवार एक युवक है उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा उसमें जो सवार बैठा हुआ था उसकी हालत गंभीर है। उसको गंभीर हालत में अलवर के लिए रेफर कर दिया गया है, जिसका गंभीर अवस्था में इलाज अलवर में किया जा रहा है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल जो स्थिति है वो उसको ये कि कार चालक जिसने एक्सीडेंट किया था वो मौके से भाग गया था, लेकिन पुलिस ने सूचना के बाद नाकाबंदी कर उसको पकड़ लिया है, जबकि दूसरी कार मौके पर ही बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेकर उसके मामले की जांच में जुटी हुई है। कौन था ये कार चालक? वो वहां से हालांकि फरार हो गया, लेकिन अब दुर्घटना स्थल पर क्या स्थिति काबू में कर ली गई है? यातायात सुचारू है? जी, यातायात सुचारू है और पुलिस के द्वारा पहले घटना स्थल पर घायलों को अस्पताल में पहुंचा गया है, लेकिन नाकाबंदी करके दूसरे थाने पुलिस से आगे वहां जाकर उसको पकड़ा है, तो उसको मटीला चौकी लाया जा रहा है। और पूरी जो जानकारी है पुलिस के जो ये सही है, उनका कहना है कि भाई पूरी जानकारी कुछ देर बाद उनको मिल पाएगी। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर भरतपुर में भी रफ्तार का कहर दिखा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बाइक टकरा गई, बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हुए हैं। उज्जैन तिराहे के पास ये हादसा हुआ। भरतपुर से रफ्तार के कहर की ये बड़ी खबर और हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उज्जैन तिराहे के पास ये हादसा हुआ। एक बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, बाइक सवार की मौत हो गई। उज्जैन तिराहे से आगे जयपुर वाले रोड पर हमें सूचना मिली कि एक एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर एएसआई साहब अनिल जी और हम पहुंचे। वहाँ पर एक मृत हो गया था जिसका नाम कुलदीप है। 2 घायल हुए, उनको लेके हम सीधे आर्मी हॉस्पिटल में लेके आए और उनको भर्ती कराया गया। टेबर चौराहा हमने जैसे पार किया तो आगे मेरी आंखें बंद हो गई, कुछ पता नहीं चला। शायद साइड से हमें लगता है साइड से किसी ने दिया है, पीछे से आके साइड से किसी ने दिया है। भरतपुर की साइड से मगो सिमनी की तरफ जा रहे थे। उधर श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो और डंपर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल को सूरतगढ़ के ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। वहीं क्षतिग्रस्त बोलेरो में 4 मृतकों के शव बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है।
और चलिए अब बात करते हैं आग के तांडव की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बाड़मेर और अजमेर की, जहां आग ने कहर बरपाया। कहां लगी आग, क्या कारण रहा, किस तरह से आग ने कहर ढाया, ये आपको बताएंगे। पहले आग के तांडव की बाड़मेर और अजमेर से आई इन तस्वीरों को देखिए और अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाड़मेर में अग्निकांड की। पिछले 3 दिनों से एक ट्यूबवेल से पानी नहीं निकल रहा है, आग निकल रही है। हर कोई हैरत में है। आप देख रहे हैं इस ट्यूबवेल से रुक रुक कर आग निकल रही है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हुए। बताया जा रहा है पहले भी इस तरह के गैस रिसाव के कारण ट्यूबवेल से आग की लपटें निकली हैं। फिलहाल कोशलू गांव में ट्यूबवेल से निकल रही आग की वजह से ग्रामीणों में दहशत है और प्रशासन आग बुझाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन कोशिशें सफल नहीं हो पाई हैं। बता दें ट्यूबवेल के पास ही एक तेल कंपनी का ट्यूबवेल भी बना है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। बहुत बड़ा खतरा है, एक गैस जल रहा है। जानकारी मिली है कि कोई एक जो बोरवेल के लिए जो खोदा गया था, एक कोई ट्यूबवेल, तो उसमें बेसिकली पानी तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के आग की लपटें निकलने का एक मामला मेरे भी संज्ञान में आया है। मैंने इमीडिएट जानकारी मिलते ही मौके पर तहसीलदार और एसडीओ को भेजा है। अभी वो मौके पे गए हुए हैं और उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित एजेंसी से संपर्क करके और ये जो बोरवेल है इसको बंद कराया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जो जनहानि है उसको मतलब जो टाला जा सके। आसपास लोगों को भी सावचेत किया गया है। और इधर अजमेर के टाटोटी कस्बे के पिपरौली गांव में देर रात अचानक बाड़े में रखे चारे में आग लग गई। हजारों की कीमत का चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिशें की, लेकिन आग की लपटें तेज होती रही, चारा जलकर राख हो गया। बाद में सराना पुलिस मौके पर पहुंची, सरवाड़ से दमकल बुलाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करौली में आग लगने से एक दर्जी की दुकान खाक हो गई। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने से सिलाई मशीन समेत कपड़े भी जल गए। घटना नई मंडी थाना क्षेत्र के जगदम्बा मार्केट की है। दुकान मालिक दिनेश चंद्र ने कहा कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और झालावाड़ से भी आग के तांडव की खबर है। ऑटो पार्ट्स की एक दुकान में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर आग बुझाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। चौमहला कस्बे में ये घटनाक्रम सामने आया है। झालावाड़ से बड़ी खबर, चौमहला कस्बे में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन आग भयावह है। इसे बुझाने के प्रयास चल रहे हैं। अब तक आग से लाखों का सामान खाक हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचित लोग ही पार्टियां चलाएं, पार्टी के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हों। चुनाव आयोग पार्टियों पर निगरानी रखें, नियमों की अनदेखी पर मान्यता खत्म कर दी जाए। पार्टी यदि कमिटेड है कि मुझे चीजों को सबोटेज करना है, पॉलिटिकल पार्टी ही कमिटेड है कि मुझे थ्रू जुडिशली इंटरवेंशन करना है, पॉलिटिकल पार्टी ही कमिटेड है कि लेजिस्लेचर के कानून नहीं बनाना है, तो इसमें हार्मोनियस रिलेशनशिप कोई नहीं हो सकती। लेकिन द पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्री रिक्विजिट है, उनकी पार्टी की बराबर इलेक्शन हो, इलेक्टेड आदमी पार्टी चलाएं, ऑफिस बेरर करें और इलेक्शन कमीशन को गाइड करें और वो प्रभावशाली ढंग से इलेक्ट होकर के सरकार बनाएंगे। और सरकार वो सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वी द पीपुल, जिस प्रीएम्बल में लिखा है, जिस प्रीएम्बल में केशवानंद भारती ने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है, उस आधार पर पॉलिटिकल पार्टी कमिटमेंट करके सत्ता में आएगी। तो मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र ही एक ऐसा तरीका है, दुनिया में उदाहरण बता सकते हैं। हमारा जीडीपी बढ़ा हुआ है, यूरोप का घट गया, अमेरिका का घट गया। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कोई है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। और सीधा रुख करेंगे सहयोगी गोवर्धन चौधरी का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, स्पीकर सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी का साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ कहने भर से आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र की पद्धति को भी अपनाना होगा।
बिल्कुल, सीपी जोशी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के भी बातें चल रही हैं। कई नेताओं ने इसको लेकर के आवाज उठाई है, लेकिन हालांकि देखिए सीपी जोशी ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। सारी पार्टियों को लेकर के उन्होंने कहा था कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए और उन चुनावों की मॉनिटरिंग, जो संगठनात्मक चुनाव हैं उनकी मॉनिटरिंग चुनाव आयोग को करनी चाहिए और जो पार्टियां आंतरिक लोकतंत्र का पालन नहीं करती हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है, उनको जो डी रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया है वो करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं, गोवर्धन मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये साफ कर दें कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि स्पीकर सीपी जोशी जब अपना संबोधन दे रहे थे उन्होंने एक बार भी किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस है कि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं वो कांग्रेस के सामने एक बड़ा इशू बन रहा है। कांग्रेस में जहां पर इस तरह की स्थिति को देखा जा रहा है, पार्टी के कुछ चेहरे खुलकर ये बात कह रहे हैं कि अब पार्टी में सिर्फ विधायकों की सुनी जा रही है, संगठन का उतना महत्व नहीं रह गया, नेताओं की ये पार्टी होती जा रही है, कार्यकर्ताओं की कम हो रही है। और उस विवाद से ये बयान कोइंसिडेंटली जुड़ भी रहा है। ये कई तरह की चीजें हैं, संगठन के स्ट्रक्चर पर भी अब नेता बात कर रहे हैं। निकाय चुनावों के वक्त हमने देखा किस तरह टकराव की स्थितियां बनी, कुछ चेहरे अपने चेहरों को आगे बढ़ाना चाहते थे, वहीं पीसीसी चीफ इस बात पर टिके थे कि संगठन का भी एक महत्व होता है और संगठन को भी निकाय चुनाव में टिकट देने के दौरान प्राथमिकता दी जाए। ऐसे में ये मांग, ये बात कहना कि पार्टियों के भीतर भी चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो, चुनाव आयोग इन पार्टियों के चुनावों पर निगरानी भी रखें और नियमों की अनदेखी हो तो मान्यता खत्म की जाए, एक बड़ा संकेत है। खासकर इसलिए भी क्योंकि आला कमान में भी नेतृत्व के लिए एक असमंजस की स्थिति कांग्रेस में दिख रही है। इधर बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कोई स्ट्रगल फिलहाल पार्टी में नहीं चल रहा है। ये बात जरूर है कि कुछ विधायक बटे हुए से नजर आते हैं, कुआपोह की स्थिति नजर आती है कि आखिर कौन लीड कर रहा है और क्या हम एक्टिव हो या ना हो, जिसे गुटबाजी से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ये गुटबाजी फिलहाल दबे जुबानों में है, खुलकर सामने नहीं आ पा रही है, संकेतों में। वहीं दल बदल कानून की आड़ में सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशों से पूरा देश परेशान है, लेकिन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने संविधान दिवस पर वो फॉर्मूला दिया जिससे इस पर रोक लग सकती है। लोकतंत्र की मजबूती का जोशी फॉर्मूला, पार्टी व्हिप का उल्लंघन, सदस्यता खत्म। पार्टी का चुना हुआ आदमी यदि पार्टी की बात नहीं मानता तो पार्टी का अध्यक्ष लिख के दे इलेक्शन कमीशन को, उसी दिन 5 साल के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। कोई कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा, सब जगह डेमोक्रेसी ठीक ढंग से हो जाएगी। संविधान दिवस के मौके पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी का ये वो फॉर्मूला है जो मौजूदा सियासी प्रदूषण खत्म करने के लिए मुफीद हो सकता है। सीपी जोशी की इस सलाह को मान लिया जाए तो दल बदल के तहत सरकार को गिराना आसान नहीं होगा। इस 10 शेड्यूल को आज आप खत्म नहीं करेंगे, 10 शेड्यूल खत्म नहीं करेंगे तो कितनी बहस कर रहे हैं, जुडिशरी का इंटरवेंशन रहेगा। इसलिए सबसे पहला मैं आप माननीय सदस्य निवेदन करना चाहता हूं, हम यूनानिमस पास करें कि इस 10 शेड्यूल को खत्म करें। कोई आदमी किस पार्टी से जीत के आ रहा है, यदि उसका वायलेशन करना है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, किसी को अपील करने का अधिकार नहीं होगा। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्षों की घटती शक्ति से भी नाराज दिखे। जोशी की माने तो दल बदल कानून आने के बाद से विधानसभा अध्यक्षों की गरिमा कम हुई और उनके निर्णयों पर सवाल उठाए जाने लगे। बिल बनाया है,
तब अध्यक्ष की गरिमा को भी हमने कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष ऐसा बनना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सरकार का जो हमारा नुमाइंदा है उसकी बात को माने, वो जैसा चाहे वैसा इंटरप्रिटेशन करे, तब तो अध्यक्ष ठीक है। और वो अध्यक्ष ठीक नहीं है तो ऐसे अध्यक्ष को ढूंढा जाना चाहिए जो अध्यक्ष काम कर सके। यदि ये नहीं काम कर सके तो अध्यक्ष की पद की गरिमा का नहीं होना चाहिए। आप उठा के देखें, आपने उठा के देख लिया अध्यक्ष महोदय, 1952 से लगाकर एंटी डिफेक्शन के पहले तक कोर्ट में इंटरवेंशन बहुत कम था। कितनी संख्या थी उठा। सीपी जोशी विधायिका के लिए फैसले में न्यायालय के हस्तक्षेप से भी आहत दिखे। जोशी बोले कि न्यायालय के अत्यधिक हस्तक्षेप से सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। जनप्रतिनिधि चुनकर सरकार का बनाने का काम करे, उसका एक जुडिशरी का फैसला ये फैसला कर देगा कि सरकार ये काम नहीं कर रही है, तो जनता को विश्वास हो जाएगा कि हमें डेमोक्रेसी में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट से निर्णय करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है। अध्यक्ष महोदय, देश की मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीपी जोशी ने सियासी पार्टियों के अंदरूनी लोकतंत्र की भी वकालत की। जोशी ने कहा कि पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव होना जरूरी है। पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्री रिक्विजिट है, उनकी पार्टी की बराबर इलेक्शन हो, इलेक्टेड आदमी पार्टी चलाए, ऑफिस बेरर करें और इलेक्शन कमीशन उसको गाइड करें और वो प्रभावशाली ढंग से इलेक्ट होकर के सरकार बनाएंगे। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कराने के लिए सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दी, तो सभी विधानसभा की वित्तीय स्वतंत्रता की भी वकालत की। जनता की चुनी सरकार को आजादी देने के लिए सीपी जोशी राज्यपालों के अत्यधिक हस्तक्षेप का भी विरोध करते नजर आए और यही कारण है कि मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती देने के जोशी फॉर्मूले की काफी चर्चा हो रही है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सहयोगी गोवर्धन एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, अभी से कोइंसिडेंस या संयोग कहें कि जो इश्यूज डॉक्टर सीपी जोशी ने उठाए हैं उनमें से कुछ बातें उनकी कांग्रेस के उठापटक के बीच की टीस से जुड़ती हैं और कुछ बातें मौजूदा कंडीशन से जो नेताओं की के बयान सामने आ रहे हैं कि विधायकों की सुनी जाती है, संगठन की उतनी पूछ नहीं रह गई, ऐसे जुड़ रहे हैं सीधे। अब बिल्कुल देखिए, सीपी जोशी ने किसी पार्टी का तो नाम नहीं लिया, लेकिन ये ऐसे वक्त में उनका बयान आया जब पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के कई नेता आवाज उठा रहे हैं कि अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों का चुनाव होना चाहिए। सीपी जोशी ने अपनी पार्टी का नाम नहीं लिया, सभी पार्टियों के लिए कह दिया कि सारी पार्टियों में जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी मॉनिटरिंग चुनाव आयोग को करनी चाहिए और निर्वाचित लोग हैं वो पार्टियां संभाले। तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने उस लाइन का समर्थन जरूर कर दिया जो कांग्रेस के भीतर एक धड़ा लंबे समय से, अभी 2-3 महीने से जो आवाजें उठ रही हैं, उन आवाजों को एक अनजाने में समर्थन जरूर दे दिया है। और वो मुहिम छेड़ने वाले लोग ये काउंट जरूर करवा सकते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के कई नेता भी बातें कह रहे हैं जो जोशी ने कही है। तो सीपी जोशी ने जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो सुझाव दिए हैं, चाहे वो आंतरिक लोकतंत्र का मामला हो, चाहे दल बदल का मामला हो, इन तमाम जो सुझाव है उनकी गूंज राजनीतिक हलकों में कई दिन तक सुनाई देगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई दिन तक सुनाई देगी। और गोवर्धन, अगर विभिन्न हिस्सों में बात करें तो 4-5 मुख्य तौर पर बातें हैं जो डॉक्टर सीपी जोशी ने रखी हैं। और इंटरेस्टिंगली जिस बात पर मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो बात थी आंतरिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने की। लेकिन देखिए, कई दल, अगर हम उनसे ये सीधा सवाल पूछेंगे कि भाई आप चुनाव क्यों नहीं कराते, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ चीज़ें जो होती हैं वो सर्वसम्मति से होती हैं। ये सर्वसम्मति वाला जो फैक्टर है कि एक नाम बढ़ा है और सभी ने ताली मेज थपथपा दी या अपने तरफ से हाँ कर दिया, ये चुनाव नहीं है। चुनाव मतलब प्रॉपर उनके अगेंस्ट कोई खड़े हो, लेकिन उस तरह की स्थितियों में उन्हें पार्टी से दरकिनार ही कर दिया जाता है अगर कोई किसी चेहरे के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। बिल्कुल, देखिए, हकीकत पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र की यही बन चुकी है कि आंतरिक जो चुनाव हैं, पार्टियों के जो संगठन चुनाव हैं, वो भी एक तरह से एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, एक औपचारिकता बन के रह गई है। यही वजह है कि इन
पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो या और कोई लोकतांत्रिक तरीके से विचार करने वाले मंच हो, उनमें यह आवाज लंबे समय से उठती आ रही है कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की सख्ती से पालना होनी चाहिए और जो मत भिन्नता है पार्टियों के भीतर की, उस पे भी उसकी टॉलरेंस पावर होना चाहिए, जैसा कि अमेरिका और बाकी देशों में होता है। इंटरनल पार्टियों के जो नेता हैं उनमें खूब मतभेद होते हैं, डिबेट्स होती हैं, लेकिन उस तरह की गांठ नहीं बांधी जाती। हमारे यहाँ का सिस्टम अलग है। यहाँ अगर आप पार्टी से अलग लाइन पार्टी के भीतर भी लेते हैं तो आमतौर पर देखा यह जाता है कि नेता साइडलाइन कर दिए जाते हैं, उसको दूसरे खेमे का मान लिया जाता है और ये खेमेबंदी फिर तेज होकर के और जो पावर में नहीं रहता है उस खेमे को अलग कर दिया जाता है। यही वजह है कि जो आंतरिक लोकतंत्र है वो केवल दिखावे की चीज बन के रह जाता है और पार्टियों में ईमानदारी से संगठन चुनाव है वो अब भी एक बड़ा दूर की कौड़ी बने हुए हैं। और जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सीपी जोशी ने मुद्दा उठाया है वो इसी की तरफ इशारा करता हुआ है कि चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग करे और जो पार्टियां डेमोक्रेटिक सेटअप के मुताबिक चुनाव नहीं करवाती, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के मुताबिक चुनाव नहीं करवाती, उनको डी रिकॉग्नाइज करने तक का सुझाव सीपी जोशी ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में दिया है। अब देखना होगा इसका असर राजनीतिक तौर से क्या होता है, ये अलग बात है, लेकिन सीपी जोशी ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में ये बात कहकर राजनीतिक हलकों में और उनकी खुद की पार्टी में बहस जरूर छेड़ दी है। हालांकि अध्यक्ष कुछ इसी तरह की बातें वेंकैया नायडू जी भी पिछले 1.5-2 साल में लगातार विभिन्न मंचों पर कहते आए हैं। गोवर्धन, कल जब लोकसभा स्पीकर मीडिया से मुखातिब थे उन्होंने भी कहा कि दरअसल एक कमेटी है जिसे डॉक्टर सीपी जोशी लीड कर रहे हैं और वो फिलहाल इसी इशू पर देख रही है। देखना होगा किस तरह का मसौदा ये कमेटी तैयार करती है और फिर देखना ये भी होगा कि केंद्र सरकार क्या उस पर कदम आगे बढ़ाती है। अगर केंद्र सरकार कदम आगे बढ़ाती है तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस लोकसभा में उस पर क्या स्टैंड लेगी, क्या किसी और इशू पर अपनी नाराजगी जताते हुए उस दौरान चर्चा से हट जाएगी, वॉकआउट कर जाएगी, या सच में वहां बैठ, क्योंकि ये पूरा मसला मोरल ग्राउंड का है, प्रैक्टिकल ग्राउंड राजनीति में अलग होते हैं। बिल्कुल, देखिए जो सीपी जोशी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है वो आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के नहीं है, वो कमेटी है दल बदल कानून की जो प्रासंगिकता और उसमें सुझाव जो सुधार करने की बात है, उसमें जो कमियां आ गई है उनमें सुझाव देते हुए उनमें सुधार करने के लिए ये कमेटी अपनी ओर से सिफारिशें देंगी। खास करके जो 10वीं अनुसूची खत्म करने की बात कल सीपी जोशी ने कही थी, ये तमाम और जो जुडिशियल इंटरफेरेंस होता है इसमें कोर्ट का दखल ज्यादा बढ़ रहा है उस कानून की खामियों की वजह से, उन तमाम चीजों को देखते हुए ये कमेटी सुझाव देगी अपने और उस कमेटी की रिपोर्ट को फिर सरकार के सामने रखा जाएगा। फिर केंद्र तय करेगा कि वो क्या दल बदल कानून में संशोधन करने के लिए अलग से विधेयक ला करके संसद में इसे पारित करवाते या नहीं करवाते। बिल लाना केंद्र सरकार का काम है, लेकिन देश के भीतर बहस जरूर चल रही है, चाहे पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र हो या दल बदल कानून की खामियां हो, इन पर अब सीरियसली बहस शुरू हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कमियां आई हैं जिनकी वजह से खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलता है उनको आने वाले वक्त में दूर किया जाएगा। गोवर्धन, एक बात और है, देखिए पार्टियों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जिन्हें पार्टियां अपना संविधान कहना पसंद करती हैं। इनमें से कुछ बातें तो उनके संविधान में क्लियरली लिखी हुई हैं, बस मसला ये है कि उसे फॉलो नहीं किया जाता। मैं आपसे बातचीत करूंगा गोवर्धन, लेकिन उससे पहले बीजेपी का दिग्गज चेहरा है, पूर्व मंत्री है अरुण चतुर्वेदी जी, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार जी। अरुण जी, आपने सुना होगा कल विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का जो संबोधन रहा है पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में, कल वो काफी सुर्खियां बटोर रहा था। क्या आपने उन सुझावों को सुना है? जी बिल्कुल सुना। आपकी क्या राय है एक पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को लेकर और दूसरा दल बदल कानून को लेकर? देखिए, बड़ी स्पष्ट चीज है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय दल बदल कानून बना था। देश में जिस प्रकार से आयाराम गयाराम की संस्कृति चल रही थी उसको रोकने के लिए बनाया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके संबंध में भी कोर्टों के भी और कई सभापतियों के भी बहुत सारे फैसले आए हैं। मुझे लगता है तो समग्र दृष्टि से इन सबको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर पूरे विचार की जरूरत है। सब मिलकर उस पर चर्चा करें, इसमें और भी कोई सुधार किया जा सकता है क्या? दल बदल एक गंभीर विषय है, जिस प्रकार की स्थितियां हैं उनमें कहीं पूरा विचार करके और क्या इसमें और अच्छा कड़क चीज कर सकते हैं, इसका प्रावधान होना चाहिए।
अच्छा अरुण जी, जैसे आपकी पार्टी की मैं बात करूं, कई जगहों पर ये आरोप लगते हैं कि इसका फायदा आप ले जाते हैं, कई जगह पर कांग्रेस पर, राजस्थान में अब बसपा के विधायक जब कांग्रेस में शामिल हो गए तो इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन इससे इतर अब जो पार्टियों के भीतर के चुनाव की बात उन्होंने कही है, अब आप ही के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछले 3 या 4 प्रदेश अध्यक्ष बिना किसी चुनाव के आए हैं, नाम दिया गया और सबने एक्सेप्ट कर लिया गया। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस पे भी चुनाव की प्रक्रिया हो और चुनाव आयोग इसको मॉनिटर करे। इसे लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली पार्टी है जिसका आंतरिक चुनाव नियमित हो रहा है, और जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है और चुनाव आयोग को भी उसकी सूचना नियमित जाती है। हम पूरी चुनाव की प्रक्रिया करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया के बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, निर्विरोध चुनाव हो रहा है, कहीं भी आज भी कई जगह विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, पार्षदों में, पंचायतों में निर्विरोध चुनाव होता है, उसको ये नहीं कहा जाता कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश की एकमात्र पार्टी है जो आंतरिक लोकतंत्र पर चल रही है, जिसमें परिवार के आधार पर अध्यक्ष नहीं बनते, बल्कि खुद कार्यकर्ताओं के निर्णय के आधार पर, अपने चुनाव के आधार पर अध्यक्षों का चयन होता है और उसी आधार पर नीचे तक की इकाइयां बनाने का काम होता है। शुक्रिया अरुण जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और साथ ही गोवर्धन आपका भी शुक्रिया।